नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौबात की एक बात का। सौबात की एक बात में आज रूस के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हो गया जब उन्हें पता चला कि उनके एक बड़े शहर पर उनकी फौज ने बम गिरा दिया। पुंछ में पाकिस्तान से आए आतंकियों के हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ी जंग की बिसात बिछने की खबर आई जो ईद के बाद पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। और ईरान ने अमेरिका की एक सबमरीन से जुड़ा ऐसा दावा कर दिया जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बनता दिख रहा है। तो वहीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रूस के एक लड़ाकू विमान ने अपने ही शहर पर बम गिरा दिया है। रूस के Su-34 फाइटर जेट ने बेलग्रद शहर में घनी आबादी वाले इलाके में बम गिराया जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए और कुछ गाड़ियों और इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन जंग की ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बेलग्रद शहर यूक्रेन के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और वहां यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से कई बार धमाके हो चुके हैं और इसी वजह से इस धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और ताजा धमाके के बाद रक्षा विशेषज्ञों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन रूस का कहना है कि यह हमला नहीं बल्कि हादसा था। उसके विमान ने गलती से शहर पर बम गिरा दिया, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह हुई कि वो बम के रिहायशी इलाके के ऊपर गिरा, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बेलग्रद में हुए धमाके के बताए जा रहे एक वीडियो में एक चौराहे पर आराम से गाड़ियां चलती दिखी, लेकिन तभी किनारे पर कुछ गिरा और एक धमाका हो गया। धुआं उठा और स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं। मगर इस धमाके को भूल जाइए, ये तो बस टीजर था। 18 सेकंड बाद असली ब्लास्ट हुआ और ऐसा हुआ कि सड़क फट गई और आग के शोले भड़क उठे। पास से जो एक गाड़ी गुजर रही थी वो तो धमाके का बुरी तरह शिकार हो गई और सड़क पर 130 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। धमाके के बाद की तस्वीरों में सब कुछ तहस नहस नजर आया। पास के मकान भी धमाके से दहल उठे। यानी धमाका जोरदार था और इस बार भी रूस का वही बेलग्रद शहर निशाना बना जो कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही धमाके झेल रहा है, जिसकी वजह है बेलग्रद की लोकेशन। बेलग्रद शहर यूक्रेन की सीमा के पास है। यूक्रेन के बॉर्डर से बेलग्रद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ ही यूक्रेन का खार्किव प्रांत है। यूक्रेन पहुंचने के लिए रूस के कई जेट बेलग्रद शहर के ऊपर से गुजरते हैं और रूस Su-34 जैसे सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी कर रहा है क्योंकि Su-34 कई तरह के हथियार ले जा सकता है। वो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर फटने वाली मिसाइलों और गाइडेड और अनगाइडेड बम भी बरसा सकता है। यही वजह है कि रूस अपने इस विमान पर खूब इतराता है। तो क्या रूस के जिस Su-34 जेट से बम गिरा वो भी यूक्रेन के मिशन पर ही था? सवाल ये भी है कि उसने बेलग्रद शहर पर कौन सा बम गिराया। हालांकि रूस ने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके विमान को इमरजेंसी में बम छोड़ना पड़ा। मगर विशेषज्ञों को ये बात कुछ पच नहीं रही। उनका कहना है कि इमरजेंसी के दौरान सेफ मोड में बम छोड़ा जाता है जिससे वो फटता नहीं, और अगर ये भी मुमकिन नहीं था तो पायलट ने घनी आबादी वाले इलाके में ही बम क्यों गिराया। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका की ताकतवर सबमरीन को सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। उसका दावा है कि यह घटना तब हुई जब अमेरिका की वो खतरनाक सबमरीन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही थी, लेकिन वो ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसकी पनडुब्बी फतेह को उसका पता चल गया, जिसके बाद वो एक्शन में आ गई। उसने फौरन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही अमेरिका की पनडुब्बी को रोकने के लिए वहां युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान की समुद्री सीमा से निकल जाने की कई बार चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह करने की धमकी दी गई। ईरान का दावा है कि इसी के बाद अमेरिका की उस पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बाद में ईरान की समुद्री सीमा से बाहर निकल गई। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार कर दिया, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका की वो पनडुब्बी खामोशी से ईरान की सीमा में घूम रही थी और जैसे ही उसे ये लगा कि ईरान अब उस पर हमला करने की तैयारी में है, वो वहां से निकल गई। हालांकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और उनके बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस दौरान ईरान ने भी अमेरिका पर जंग भड़काने का आरोप लगाया था। उसने हुंकार भरी थी कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ने की गलती की तो ईरान की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोनों के बीच ये खींचतान तब शुरू हुई जब अमेरिकी नौसेना ने सबमरीन USS फ्लोरिडा को ईरान की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि बाइडेन की ये सबमरीन पश्चिमी एशिया में ईरान की सीमा के पास पहुंच भी चुकी है। यानी ईरान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक USS फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है
यही नहीं, यूएसएस फ्लोरिडा पर एक साथ 154 टॉमहॉक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक है। असल में ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि दोनों मुल्क तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान में जंग बिल्कुल सिर पर दिखने लगी है। और पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के एक गुट का खात्मा कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं और ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजराइल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका लगातार उसकी सीमा के पास अपने सबमरीन भेज रहा है। दावा ये भी है ईरान अमेरिका के इस पैंतरे को समझ चुका है और वो जंग के लिए तैयार है। इस बीच कैरेबियाई देश क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे रूस के विदेश मंत्री की फजीहत हो गई। उनका विरोध करने के लिए वहां अमेरिकी दूतावास पर यूक्रेन के झंडे के रंग की रोशनी जलाई गई, जबकि रूस के विदेश मंत्री वहां क्यूबा के साथ रूस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि क्यूबा भी यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करता आया है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां उसके झंडे के रंग की रोशनी कर दी। इधर तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। लेकिन अभी भी तुर्की की सेना का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे कुर्द लड़ाकों का हाथ सामने आता रहता है। इसीलिए तुर्की की सेना इनके खात्मे के लिए दिन रात एक कर ऑपरेशन चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा सके। असल में तुर्की के लिए लंबे समय से कुर्द लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं, इसीलिए इनके सफाई के लिए तुर्की की सेना लगातार इन पर हमले करती रहती है, जिसके बाद में कुर्द लड़ाके भी तुर्की से बदला लेने के से पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार इनके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वो उत्तरी सीरिया में भी अपना ऑपरेशन चला रही है। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुर्द लड़ाकों और तुर्की के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर नेटो ने चीन से खुलकर बोल दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी दे, क्योंकि उसे डर है 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों को 3 गुना कर सकता है। और इसी वजह से नेटो चीफ ने चीन से दो टूक कह दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में सच सच बोले। उन्होंने बयान दिया कि चीन अपने परमाणु हथियारों के बारे में पारदर्शी हो और दुनिया को बताए कि वो अपने हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करता है। नेटो चीफ का ये बयान इसलिए आया क्योंकि खबर है कि चीन 2035 तक अपने परमाणु हथियार 3 गुने कर लेगा और चीन के पास उनकी संख्या 900 हो जाएगी, जो दुनिया के लिए महासंकट ला सकते हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति अमेरिका के लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और अपने मंसूबों को वो इन परमाणु हथियारों से पूरा करने की कोशिश कर सकता है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो के विमानों ने एक बार फिर रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए और वो ऐसा दिखाने लगे कि मानो उन्होंने हमला करने की तैयारी कर ली हो। एस्टोनिया एक नेटो देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। वो हमेशा जंग छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ खुलकर बोलता रहा है। इसी वजह से उसके नजदीक रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहाँ खलबली मच गई। खबर के मुताबिक 1 महीने में ये तीसरी बार है जब रूस के खतरनाक लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरते देखे गए। यही वजह है कि एस्टोनिया को लेकर रूस के इरादे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पहले की तरह ही एक बार फिर ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सबेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात है, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट की तैनाती कर रखी है।
लेकिन लगता है रूस नेटो से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं। और खबर के मुताबिक एक बार फिर रूस ने ऐसा ही किया जब उसके 3 खतरनाक विमान एक साथ एस्टोनिया के करीब पहुंच गए। रूस के इन तीनों विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। इन विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में पहुँच गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से वापस चले गए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। उधर इजराइल ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर आतंकियों को पालने पोसने का आरोप मढ़ दिया। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके देश में बवाल मचाने के लिए चरमपंथी संगठन हमास को भी आर्थिक मदद दे रहा है। और ये मदद छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ईरान उसे $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 800 करोड़ रुपए हर साल दे रहा है, जिनकी मदद से चरमपंथी संगठन हमास से लोग गाजा पट्टी पर आए दिन बमबारी कर रहे हैं। क्योंकि ईरान से मिली आर्थिक मदद के अलावा इन संगठनों के पास कोई और कमाई का साधन भी नहीं। इसलिए इजराइल का मानना है कि ईरान से इतनी भारी भरकम मदद मिले बगैर हमास ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकता जो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बने। और नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान ने उनके दुश्मन यानी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को करोड़ों रुपए भेजे ताकि इजराइल में जारी खून खराबा रुकने ना पाए। और उसकी यही मदद इजराइल समेत दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। इजराइल का मानना है कि ईरान की इस आर्थिक मदद से हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और ताकतवर हो रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि ईरानी हूथी विद्रोहियों के साथ ही इराक में भी आतंक फैलाने वालों की मदद करने में जुटा है। वो उन्हें रॉकेट, मिसाइलें और कई खतरनाक बंदूकें मुहैया करा रहा है, जिनके दम पर वो आतंक फैला सके। इस बीच ट्विटर ने कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर सबको चौंका दिया। इसमें राजनीति, फिल्म और खेल जगत के बड़े नाम शामिल हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया। इनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। यही नहीं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट समेत कई बड़ी हस्तियों के ब्लू टिक वाली पहचान भी खत्म कर दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने ब्लू टिक की सुविधा के लिए हर महीने $8 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 650 रुपए भुगतान करने के लिए कहा था, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके ब्लू टिक हटा दिए गए। इधर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। उस पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की फर्जी खबरें चलाने का आरोप है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया और इसी मामले में वो मदुरै जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि एनएसए लगाने की क्या जरूरत थी। वहीं मनीष कश्यप के वकील ने तमिलनाडु की सभी एफआईआर बिहार ट्रांसफर करने की भी मांग की। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी और तब तक वो मदुरै जेल में ही रहेगा। उधर ईद से पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, क्योंकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसने हर बार संकट से उबारने के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिया। इस बार भी शहबाज शरीफ सरकार के कई बार गिड़गिड़ाने के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी हो गया। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब लगा जब सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया। यही नहीं, उन्होंने शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने तक से भी इनकार कर दिया। मतलब रमजान के महीने में और ईद से पहले पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब ने इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और असल में शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ उमरा यानी धार्मिक यात्रा करने सऊदी अरब जाने वाले थे और उनके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। और तो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलने तक का समय नहीं दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट और सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को देखते हुए सऊदी अरब शहबाज शरीफ सरकार से नाराज है और इसी वजह से उसने शहबाज शरीफ की यात्रा रद्द कर उन्हें झटका दे दिया। हालांकि इसी महीने वो 3 दिनों के लिए सऊदी अरब गए थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हुई है। इससे पहले फरवरी में तुर्की ने भी शहबाज शरीफ को अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिया था।
और ये तब हुआ था जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था और उसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान शहबाज शरीफ ने ढोल पीटकर दुनिया को ये बताया था कि वो तुर्की जाएंगे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधि मंडल भी तुर्की जाने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। उसने दो टूक कह दिया था कि उसकी सरकार भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां न आए। जबकि पाकिस्तान कहता है कि वो और तुर्की भाई भाई हैं, लेकिन उस दौरान तुर्की ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। इस बीच इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के इंस्टाग्राम हेड का अपहरण हो गया है और ये अपहरण पाकिस्तान सरकार के इशारे पर हुआ। इमरान खान ने ट्वीट करके ये दावा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के इंस्टाग्राम हेड अताउर रहमान के अपहरण की जानकारी दी। उन्होंने अताउर रहमान की तस्वीर साझा करते हुए ये आरोप लगाया और सीधा सीधा शहबाज सरकार पर निशाना साधा। इमरान खान ने दावा किया कि अताउर रहमान का सुबह सुबह लाहौर से अपहरण किया गया। इससे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ ऑनलाइन स्मीयर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि आसिम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के इंस्टाग्राम हेड के अपहरण का दावा किया गया। यानी कि इमरान खान ने इशारों में शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी से बदला लेने का आरोप लगाया और पाकिस्तान की सरकार पर जमकर बरसे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इमरान की पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा पाक के कार्यकर्ता वकास अमजद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हिरासत में प्रताड़ित भी किया गया था। यही नहीं, इमरान के खास कहे जाने वाले अजहर मशवानी के अपहरण की भी खबर आई, जिसके बाद इमरान भड़क गए और उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फीले तूफान के बीच फंसे करीब 300 यात्रियों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि साधना टॉप से खोनी नाला के बीच 60 से ज्यादा गाड़ियों में करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग ने वहां 7 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। इधर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी। लेकिन गोली लगने के बाद भी वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, तो हमलावर कोर्ट परिसर में उस पर गोलियां बरसाता रहा। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग इस कदर दहशत में आ गए कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि उस हमलावर को रोक सके और वो फायरिंग करते हुए फरार हो गया। उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एक गोली एक वकील के साथ काम करने वाले को भी लगी और बताया गया कि महिला ने साकेत कोर्ट में काम करने वाले वकील कामेश्वर प्रसाद से पैसे लिए थे, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद था और दोनों समझौते के लिए कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन मामले की सुनवाई के लिए महिला के कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही आरोपी ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो वकीलों की ड्रेस पहन कर आया था। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना के बाद कुछ वकीलों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। इस तरह की अगर हथियार कोर्ट में लेके आएंगे तो हमारी भी सिक्योरिटी पे खतरा है। फायरिंग करने का आरोपी वकील पहले से ही सस्पेंड है। उधर श्रीलंका को दिए कर्ज को वापस लेने के लिए चीन ने बेहद घटिया प्लान बना डाला। खबर है कि चीन ने श्रीलंका में हमम्बुन टोटा पोर्ट को बनाने की एवज में उससे एक खास प्रजाति के बंदरों की डिमांड की है, जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में पाए जाते हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री का दावा है कि चीन ने उनसे मिकैक्स प्रजाति के 1 लाख बंदर मांगे हैं, यानी वो उसे दिए कर्ज के बदले श्रीलंका में मिलने वाली बंदरों की दुर्लभ प्रजाति का सौदा करना चाहता है, जिन्हें पकड़ने और अपने देश तक ले जाने का खर्च भी चीन ही उठाएगा। और चीन का दावा है कि वो श्रीलंका में मिलने वाले इन दुर्लभ बंदरों को अपने यहाँ चिड़ियाघर में रखना चाहता है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन के मंसूबे कुछ और ही हैं, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक और डरावने साबित हो सकते हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि चीन इन बंदरों पर अपने देश की लैब में ले जाकर उन पर दवाओं की टेस्टिंग करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मकैक्स प्रजाति के बंदर काफी हद तक इंसानी दिमाग और शारीरिक संरचना से मेल खाते हैं, इसलिए चीन उन पर अपनी नई दवाइयां और वैक्सीन टेस्ट करना चाहता है। और सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि आरोप यह है कि अमेरिका में भी पिछले 2 साल में 5 लाख बंदरों को अवैध तरीके से खरीदा है और अब चीन भी ऐसा ही कुछ करने की योजना बना रहा है। हालांकि श्रीलंका में जिंदा जानवरों की बिक्री बैन है, पर आशंका जताई जा रही है कि वो चीन की इस मांग के आगे घुटने टेक सकता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। इस बीच पंजाब के जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर कंबोज को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरिंदर कंबोज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके बाद विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी विधायक गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर कंबोज पर प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की कुर्सी अचानक ही टूट गई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें देखा गया कि कुर्सी टूटने के बाद पप्पू यादव गिरने ही वाले थे, लेकिन मंच पर मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें संभाल लिया। कोई बात नहीं है, दूसरा कुर्सी डालिए। बताया गया कि पप्पू यादव वहां एक यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उधर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में भारत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है, जिसकी वजह से वहां खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने उस रिपोर्ट में भारत के साथ युद्ध के खतरे का जिक्र किया और ये आशंका जताई कि भारत उसके खिलाफ कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कंगाल हो चुके पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। उसके पास ना खाने के लिए अनाज है और ना ही दूसरे देशों से खरीदने के लिए पैसा। महंगाई की वजह से वहाँ हाहाकार मचा है। आटे की बोरियों के लिए लोग मारकाट पर उतारू हैं। ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सरकार पर चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों में चुनाव कराने में आ रही बाधा के पीछे बढ़ते आतंकवाद और भारत के साथ युद्ध के खतरे को वजह बताया और ये दलील दी कि अगर ऐसे हालात में पंजाब प्रांत में चुनाव कराया गया तो पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने चुनाव कराने की तारीखों के अपने आदेश को वापस लेने की भी अपील की है। साथ ही आशंका जताई कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव हुए तो वहाँ आतंकवाद बढ़ जाएगा, जिससे निपटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। असल में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पंजाब प्रांत में 8 अक्टूबर तक चुनाव टालने का फैसला सुनाया था, जिसे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 8 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया था। साथ ही कोर्ट ने 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन इमरान खान का आरोप है कि कोर्ट के आदेश को भी शहबाज शरीफ की सरकार मानने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर पंजाब प्रांत में चुनाव नहीं कराना चाहती। इमरान खान का ये भी आरोप है कि चुनाव रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग को पैसे नहीं दिए और इसी दौरान पाकिस्तान सरकार ने चुनाव न करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। वजह आतंकवाद और भारत से बढ़ते युद्ध के खतरे को बताया। दावा किया गया कि पाकिस्तान के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना पड़ेगा और ऐसे में सरकार के लिए चुनाव कराना मुमकिन नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान सरकार ने राज्यों में चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। इधर भारत की दिल्ली और मुंबई में खुले ऑफलाइन एप्पल स्टोर पर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। वहां के लोगों ने भारत से तुलना करते हुए शहबाज शरीफ को जमकर लताड़ा और पाकिस्तान को कंगाली में धकेलने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहराया। ट्विटर पर एक यूजर ने 2 तस्वीरें एक साथ शेयर की, जिनमें एक तरफ भारत के मुंबई का एप्पल स्टोर दिखा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेब का ठेला लगाए एक आदमी नजर आया। इसके अलावा एक तस्वीर के साथ ये भी लिखा गया कि एक तरफ भारत है जिसके लिए एप्पल अपने दरवाजे खोल रहा है और एक शहबाज शरीफ हैं जिनके मुंह पर IMF ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच उत्तराखंड के लैंसडाउन में एक आदमखोर बाघ ने लोगों की नींद उड़ा कर रखी हुई है, क्योंकि वो बाघ वहां एक हफ्ते में 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, लेकिन उस आदमखोर बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए भी चुनौती बनी हुई है। कंटिन्यूअसली हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं। अभी टाइगर की साइटिंग हो रही है। बाघ के आतंक की वजह से पूरे इलाके में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को भी बंद रखा गया है। उधर आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस महीने की शुरुआत में NIA की तरफ से दर्ज की गई एक FIR के मुताबिक TTP अब भारत के युवाओं को बरगलाने में जुट गया है और इसके लिए उसने आतंकी संगठन अलकायदा से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान के तालिबान के नाम से जाने जाने वाले TTP की इस साजिश का पर्दाफाश कुछ रोज पहले हुआ, जब NIA ने 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अपनी जांच शुरू की। NIA के FIR के मुताबिक जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके तार TTP और अलकायदा से जुड़े हुए थे और उन्हें ये कहकर बरगलाया गया था कि पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करवाना है। NIA की FIR के मुताबिक दोनों को ये काम सौंपा गया था कि वो भारत में ज्यादा से ज्यादा लड़कों को बरगलाकर अपने साथ लाएं, जिन्हें बाद में आतंकी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेजने का प्लान था। लेकिन TTP और अलकायदा ने जिन लोगों को ये काम सौंपा था उनमें 2 पहले ही पकड़े गए और TTP की भारत के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जम्मू आतंकी हमले के लिए आतंकियों ने चीन में बने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था और एक दिन पहले पुंछ में आतंकियों ने सेना के एक ट्रक पर हमला बोल दिया था और आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए पहले ट्रक पर फायरिंग की। इसके बाद उन्होंने सेना के ट्रक पर बम फेंक दिया था, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाके के बाद उसमें आग लग गई थी। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कुछ सैनिक जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरन इलाज के लिए राजौरी के आर्मी अस्पताल ले जाया गया।
और अब सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि इस हमले में आतंकियों ने चीन में बने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, जिसे पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ग्रेनेड को इस तरह से तैयार किया गया था कि उसके फटने के बाद ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुंछ में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही पुंछ में सेना के एक ट्रक को आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतंकियों का पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता काफी देर तक पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। पाकिस्तान अब आखिरी चरण पे है। एक दिन पहले ही पुंछ में आतंकियों ने सेना के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी, ताकि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुंछ हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एक रोज पहले सेना के ट्रक पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें राजौरी के आर्मी अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारी संख्या में सेना के जवान मौजूद थे। एक दिन पहले आतंकियों ने सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PAFF ने ली थी। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए यूपी-STF टीम की नजर अब गोगी गैंग के हथियार सप्लाई करने वाले गुर्गों पर है। इस गैंग का सरगना रोहित मोई है, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि भारत में सिर्फ रोहित के इशारे पर ही जिगाना पिस्तौल की सप्लाई की जाती है। 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच 3 शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों शूटरों ने दोनों पर एक के बाद एक करीब 20 गोलियां दागी थी। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने तुर्की के जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के सरगना रोहित मोई के इशारे पर ही तीनों शूटरों तक जिगाना पिस्तौल की सप्लाई की गई थी। और इसी वजह से यूपी-STF की टीम गोगी गैंग से जुड़े उन गुर्गों की तलाश में जुटी है, जो जिगाना पिस्तौल लेकर तीनों हमलावरों तक पहुंचे थे। और साथ ही यूपी पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर रोहित मोई से भी पूछताछ की तैयारी में है, जिससे पता लगाया जा सके कि तुर्की के इस हथियार को कैसे अतीक और अशरफ के हथियारों तक पहुंचाया गया था। हालांकि भारत में जिगाना पिस्तौल पूरी तरह बैन है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर रोहित मोई के इशारे पर इसे तुर्की से तस्करी कर लाया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने गोगी गैंग से जिगाना पिस्तौल खरीदी थी, क्योंकि एक जिगाना पिस्तौल की कीमत 12 लाख से ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि अतीक को मारने के लिए 3 जिगाना पिस्तौल की डील हुई थी। मतलब हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करीब 36 से 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन 3 शूटरों ने अतीक को मारा था, उनके लिए 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब तीनों शूटरों के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन है। और इसी वजह से यूपी-STF की टीम हथियार सप्लाई करने वाले गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश में है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिगाना पिस्तौल दिल्ली से मेरठ, लखनऊ और कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंची होगी। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि हथियार सप्लाई का रूट दिल्ली से सीधे प्रयागराज का भी हो सकता है। इसीलिए यूपी-STF ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा है, ताकि पिछले कुछ दिनों में जितने भी हथियार तस्कर दिल्ली NCR में पकड़े गए हैं, उनकी जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उनमें कितने गोगी गैंग से जुड़े थे। मतलब यूपी-STF ये पता लगाने में जुटी है कि तुर्की की जिगाना पिस्तौल किसके इशारे पर ऑर्डर हुई थी और कैसे उन्हें हथियारों तक पहुंचाया गया था। उधर अतीक अहमद की हत्या के बाद वायरल हो रहे भड़काऊ वीडियो पर एक्शन की तैयारी हो गई। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल इस मामले में कार्रवाई करने के मूड में लग रही है, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो लोगों को भड़का सकते हैं। साइबर सेल का मानना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल इन पर कड़ी नजर रख रही है। ये वो सब ऐसे पॉपअप होने वाले वीडियोस और टेक्स्ट मैसेजेस जो भी है, वो डिलीट करने के लिए पुलिस की तरफ से उनको नोटिस भेजा जाता है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द भड़काऊ वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। महाराष्ट्र पुलिस ने लोगों से ऐसी तस्वीरें फॉरवर्ड न करने की अपील की और अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटों और शूटरों का पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें उसका बेटा असद एक पत्रकार को इंटरव्यू देता दिखाई दिया, जबकि दूसरा बेटा अली और शूटर अरमान गुलाम और गुड्डू मुस्लिम असद के पीछे खड़े नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब सभी जनसंपर्क के लिए निकले थे। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी-STF ने असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया, जबकि गुड्डू मुस्लिम और अरमान अब भी फरार हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईद के बाद पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के खात्मे के नाम पर वहां के लोगों को युद्ध की आग में झोंकने वाली है
और सूत्र बता रहे हैं कि इसकी तैयारी हो चुकी है और ईद के बाद पाकिस्तान की सेना उन इलाकों के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी जाएगी जहां उससे आतंकवाद का खतरा लगता है। खबर है कि पाकिस्तान का फोकस पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर है, जहां पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों का आना जाना बढ़ चुका है और इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख ने पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकवाद के नाम पर एक बड़ा युद्ध शुरू करने की चर्चा की, जिसके बाद पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को धमकी दे डाली और कहा कि अगर पाकिस्तान की सेना की तैनाती हुई तो वो उसे युद्ध शुरू कर देंगे। और इस बीच खबर आई कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सेना की तैनाती शुरू हो चुकी है और इस दौरान वहां सेना की गाड़ियों पर गोलियां चली और पथराव भी हुआ और सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना की गाड़ियां बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक पहुंच रही हैं और इसी दौरान इन गाड़ियों पर पथराव हो गया, गोलियां तक चली, जिसका वीडियो भी आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रही गाड़ी पाकिस्तान की सेना की है, जिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। वीडियो में बैठे पाकिस्तान के सैनिक इस पथराव से खुद को बचाते भी नजर आए। खबर है कि ये वीडियो बलूचिस्तान का है। सूत्र बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की भारी भरकम तैनाती होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रांत ईरान के सिस्तान से सीमा साझा करता है और पाकिस्तान की सेना को शक है कि वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ होती है और इसीलिए उसने वहां सेना भेज दी। यही नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी भारी भरकम सैनिक तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान की सेना को असली चिंता वहीं से होने वाली घुसपैठ की है, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी तालिबान आते हैं और पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद तो उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नौबत ये आ चुकी है कि उनकी वजह से पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान की सेना ने तो ये तक कह दिया कि ईद के बाद वो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ देगी, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सेना भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं ईद के बाद पाकिस्तान में भयंकर मारकाट हो सकती है, क्योंकि सेना आतंकवाद के खात्मे के नाम पर ऑपरेशन चलाने वाली है, जिसके बारे में पाकिस्तान की फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर शमशेर मिर्जा ने शहबाज शरीफ को जानकारी दी। इस मुलाकात से पहले ISI प्रमुख की सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसके जवाब में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी चेतावनी दे डाली। यही नहीं, पाकिस्तान में उसके प्रमुख ने बयान भी जारी कर दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान की सेना ने जनता पर युद्ध थोपा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा और लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना से युद्ध लड़ेगा। पाकिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी तालिबान का हौसला बढ़ गया और अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के इलाकों में सक्रिय हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना ने जमीन आसमान एक कर दिया। नाइट विजन वाले स्नाइपर भी तैनात किए, लेकिन ईद के बाद पाकिस्तान की सेना कुछ ऐसा करने वाली है जिससे वहां आग लग जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी तालिबान के बीच जंग का माहौल बन चुका है और ईद के बाद दोनों किसी भी समय लड़ना शुरू कर सकते हैं। उधर भारत की देखा देखी सीखी पाकिस्तान ने भी आखिर रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने की डील कर ली और कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये सौदा बहुत अहम माना जा रहा था, लेकिन रूस ने उसे रिफाइंड ऑयल नहीं बल्कि कच्चा तेल बेचने पर हामी भरी। असल में भारत जंग के बाद से ही रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है और उसे अपनी रिफाइनरी के जरिए पेट्रोल और डीजल में बदल रहा है, जिससे भारत को बड़ा फायदा पहुंचा है। यही वजह थी कि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने भी इसके लिए कई बार रूस का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार रूस ने उसे कच्चा तेल खरीदने की डील ऑफर कर दी, जिसे वो एशिया के कई देशों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकेगा। पाकिस्तान का दावा है कि इस डील के तहत रूस से आने वाली पहली खेप मई में उसे मिल जाएगी और अगर सब सही रहा तो वो हर दिन करीब 1 लाख बैरल तेल रूस से आयात करेगा। हालांकि उसे इस बात का डर भी है कि उसे इसके बदले में अमेरिका की नाराजगी भी झेलनी होगी और भारत ने इस मामले में अमेरिका से 2 टूक कहा था कि वो रूस से ही सस्ते दामों पर तेल खरीदेगा, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए किसी तरह ये हिम्मत जुटाई और रूस से कच्चे तेल का सौदा कर लिया। दावा है कि पाकिस्तान 2022 में ही ये सौदा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। हालांकि अब उसने रूस से कच्चा तेल खरीदकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश की है, ताकि वहां भूखों मरने की नौबत आने से पहले स्थिति सुधर जाए। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने रूस से उन्हीं दामों पर कच्चा तेल आयात करने की अपील की है जिन पर वो भारत को तेल बेचता है। हालांकि ये तय नहीं है कि रूस भारत और पाकिस्तान को एक से दाम पर तेल बेचेगा या नहीं। इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, उसके 2 और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि पिछले हफ्ते ही 6 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था।
उससे पहले भी पार्टी के 4 पार्षद बीजेपी में चले गए थे। यानी गुजरात में कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों की संख्या 12 तक पहुंच गई। 2021 में हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी के कुल 27 पार्षद जीते थे और 2 साल में आम आदमी पार्टी में 15 पार्षद ही रह गए। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 10,000 इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि एक मौके का फायदा उठाकर भाग गया। बताया गया कि पुलिस को लंबे वक्त से इन दोनों गैंगस्टरों की तलाश थी और जैसे ही पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चला तो पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। बताया गया कि दोनों गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। इस बीच मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहाँ पर दिन दहाड़े एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में एक आदमी उस ऑटो वाले से बहस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता नजर आया, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा उसने चाकू से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के गुट का खात्मा कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं और ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजराइल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका लगातार उसकी सीमा के पास अपने सबमरीन भेज रहा है। दावा ये भी है ईरान अमेरिका के इस पैंतरे को समझ चुका है और वो जंग के लिए तैयार है। इस बीच कैरेबियाई देश क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे रूस के विदेश मंत्री की फजीहत हो गई। उनका विरोध करने के लिए वहां अमेरिकी दूतावास पर यूक्रेन के झंडे के रंग की रोशनी जलाई गई, जबकि रूस के विदेश मंत्री वहां क्यूबा के साथ रूस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि क्यूबा भी यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करता आया है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए वहां उसके झंडे के रंग की रोशनी कर दी। इधर तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी भी तुर्की की सेना का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे कुर्द लड़ाकों का हाथ सामने आता रहता है। इसीलिए तुर्की की सेना इनके खात्मे के लिए दिन रात एक कर ऑपरेशन चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा सके। असल में तुर्की के लिए लंबे समय से कुर्द लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं, इसीलिए इनके सफाई के लिए तुर्की की सेना लगातार इन पर हमले करती रहती है, जिसके बाद में कुर्द लड़ाके भी तुर्की से बदला लेने के से पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार इनके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वो उत्तरी सीरिया में भी अपना ऑपरेशन चला रही है। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुर्द लड़ाकों और तुर्की के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर नेटो ने चीन से खुलकर बोल दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी दे, क्योंकि उसे डर है 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों को 3 गुना कर सकता है। और इसी वजह से नेटो चीफ ने चीन से 2 टूक कह दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में सच सच बोले। उन्होंने बयान दिया कि चीन अपने परमाणु हथियारों के बारे में पारदर्शी हो और दुनिया को बताए कि वो अपने हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करता है। नेटो चीफ का यह बयान इसलिए आया क्योंकि खबर है कि चीन 2035 तक अपने परमाणु हथियार 3 गुने कर लेगा और चीन के पास उनकी संख्या 900 हो जाएगी, जो दुनिया के लिए महासंकट ला सकते हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति अमेरिका के लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और अपने मंसूबों को वो इन परमाणु हथियारों से पूरा करने की कोशिश कर सकता है। रूस के Su-34 फाइटर जेट ने बेलग्राद शहर में घनी आबादी वाले इलाके में बम गिराया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए और कुछ गाड़ियों और इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन जंग की ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बेलग्राद शहर यूक्रेन के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और वहां यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से कई बार धमाके हो चुके हैं और इसी वजह से इस धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और ताजा धमाके के बाद रक्षा विशेषज्ञों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन रूस का कहना है कि ये हमला नहीं बल्कि हादसा था। उसके विमान ने गलती से शहर पर बम गिरा दिया, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह हुई कि वो बम के रिहायशी इलाके के ऊपर गिरा, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
बेलग्रेद में हुए धमाके के बताए जा रहे एक वीडियो में एक चौराहे पर आराम से गाड़ियां चलती दिखी, लेकिन तभी किनारे पर कुछ गिरा और एक धमाका हो गया। धुआं उठा और स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं। मगर इस धमाके को भूल जाइए, ये तो बस टीजर था। 18 सेकंड बाद असली ब्लास्ट हुआ और ऐसा हुआ कि सड़क फट गई और आग के शोले भड़क उठे। पास से जो एक गाड़ी गुजर रही थी वो तो धमाके का बुरी तरह शिकार हो गई और सड़क पर 130 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। धमाके के बाद की तस्वीरों में सब कुछ तहस नहस नजर आया। पास के मकान भी धमाके से दहल उठे। यानी धमाका जोरदार था और इस बार भी रूस का वही बेलग्रेद शहर निशाना बना जो कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही धमाके झेल रहा है, जिसकी वजह है बेलग्रेद की लोकेशन। बेलग्रेद शहर यूक्रेन की सीमा के पास है। यूक्रेन के बॉर्डर से बेलग्रेद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ ही यूक्रेन का खार्किव प्रांत है। यूक्रेन पहुंचने के लिए रूस के कई जेट बेलग्रेद शहर के ऊपर से गुजरते हैं और रूस Su-34 जैसे सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि Su-34 कई तरह के हथियार ले जा सकता है। वो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर फटने वाली मिसाइलों और गाइडेड और अनगाइडेड बम भी बरसा सकता है। यही वजह है कि रूस अपने इस विमान पर खूब इतराता है। तो क्या रूस के जिस Su-34 जेट से बम गिरा वो भी यूक्रेन के मिशन पर ही था? सवाल ये भी है कि उसने बेलग्रेद शहर पर कौन सा बम गिराया। हालांकि रूस ने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके विमान को इमरजेंसी में बम छोड़ना पड़ा। मगर विशेषज्ञों को ये बात कुछ पच नहीं रही। उनका कहना है कि इमरजेंसी के दौरान सेफ मोड में बम छोड़ा जाता है, जिससे वो फटता नहीं। और अगर ये भी मुमकिन नहीं था तो पायलट ने घनी आबादी वाले इलाके में ही बम क्यों गिराया? उधर ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका की ताकतवर सबमरीन को सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। उसका दावा है कि यह घटना तब हुई जब अमेरिका की वो खतरनाक सबमरीन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही थी, लेकिन वो ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसकी पनडुब्बी फतेह को उसका पता चल गया, जिसके बाद वो एक्शन में आ गई। उसने फौरन हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रही अमेरिका की पनडुब्बी को रोकने के लिए वहां युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान की समुद्री सीमा से निकल जाने की कई बार चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह करने की धमकी दी गई। ईरान का दावा है कि इसी के बाद अमेरिका की उस पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बाद में ईरान की समुद्री सीमा से बाहर निकल गई। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने अमेरिका ने साउथ चाइना सी में एक नकली जहाज डुबाने की तैयारी कर ली है और ये दावा ऑस्ट्रेलिया की द कन्वर्सेशन नाम की वेबसाइट ने किया। अमेरिका और फिलीपींस साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहे हैं जो 28 अप्रैल तक चलेगी। और इसी दौरान अमेरिका ने समंदर में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली, जिससे चीन का दिल दहल उठेगा, क्योंकि अमेरिका कोई छोटा मोटा बम नहीं फोड़ने वाला, बल्कि एक लंबे चौड़े जहाज को डुबाने वाला है, वो भी साउथ चाइना सी में। ऑस्ट्रेलिया की द कन्वर्सेशन नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि 26 अप्रैल को अमेरिका साउथ चाइना सी में एक नकली जंगी जहाज को डुबाने वाला है। यानी अमेरिका और फिलीपींस की ड्रिल के दौरान नकली ही सही एक लंबा चौड़ा जहाज डुबोने वाला है, वो भी समंदर के उस हिस्से में जिसे चीन अपना कहता है। और अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश के जहाज को वहां आने से रोकता है। लेकिन जब से अमेरिका का USS मिलियस और निमित्ज एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे हैं, चीन की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि अमेरिका ने उसकी धमकियों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और सबसे पहले साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत USS मिलियस को भेजा, जो पैरासेल द्वीप के आसपास मंडराता दिखा था, यानी उस द्वीप के पास जिसे चीन अपने हाइनान प्रांत का हिस्सा बताता है। जिसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर पहुंच गया, जबकि चीन का शेनडांग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा था। यानी समंदर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत भिड़ने ही वाले थे। यही नहीं, तनाव के बीच अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें करीब 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और यही नहीं, अमेरिका के ताकतवर युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं, जो धमक के साथ चीन के आसपास के आसमान और साउथ चाइना सी के ऊपर गरज रहे हैं। और इसी धुआंधार युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिका एक जंगी जहाज को डुबाने वाला है, जो है तो नकली, लेकिन जब वो डूबेगा तो उससे चीन को जो घबराहट होगी वो असली होगी, क्योंकि जहाज डुबाने का ये अभ्यास चीन और अमेरिका की असली दुश्मनी का नतीजा है। और जैसे ही 26 अप्रैल को अमेरिका ये करेगा, चीन का कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश इसके जरिए चीन को डराने की है। और साउथ चाइना सी में अमेरिका ऐसा करने का सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका वहां चीन के युद्धपोत को भी कुछ इसी तरह डुबा सकता है। अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी पर कब्जा करने से रोकना चाहता है।
क्योंकि साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं। लेकिन चीन कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसका है। इसीलिए अमेरिका ने उसकी आंखों के सामने एक जंगी जहाज डुबाने का प्लान बनाया। तो वहीं दूसरी ओर समंदर में अपनी सुरक्षा को नए सिरे से कड़ी करने में जुटे पुतिन भी नकली जहाजों से दुश्मन को परेशान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन उत्तरी यूरोप में ऊर्जा संकट लाने के लिए समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर में घोस्ट शिप भेजेंगे। नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस जो घोस्ट शिप भेजेगा वो ग्रीनलैंड स्टेट से होते हुए अटलांटिक महासागर में घुसेंगी और उत्तरी यूरोप में तेल और गैस पहुंचाने वाली समंदर के अंदर बिछी पाइपलाइन का मुआयना करेंगे, जिसके बाद नॉर्थ सी में भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा पिछले साल बाल्टिक सागर में बिछी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ था, क्योंकि धमाके के बाद ये पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे यूरोप में तेल और गैस संकट बढ़ गया था। और उत्तरी यूरोप के देशों जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड को लगता है कि नॉर्थ सी में पुतिन कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जिसकी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, क्योंकि दावा किया गया कि पिछले कई महीनों से समंदर में पुतिन की एक नहीं बल्कि कई घोस्ट शिप घूम रही हैं, जिनमें एक तो केवल यही बात पता लग रही है कि उत्तरी यूरोप तक तेल, गैस या कम्युनिकेशन की पाइपलाइन कहां से गुजर रही है, जो कैटेगट स्ट्रेट से गुजर चुकी है, यानी समंदर के उस रास्ते से जो डेनमार्क और स्वीडन के बीच है। यानी रूस का जहाज बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में धड़ल्ले से घूम रहा है। कम से कम पश्चिमी मीडिया को तो ऐसा ही लगता है। वो इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि घोस्ट शिप रूस की नौसेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो जहाज है जो खराब हो चुके हैं, लेकिन कबाड़ में नहीं दिए गए हैं और समंदर में घूम रहे हैं, जिन्हें रूस इस्तेमाल कर रहा है। इधर मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर दिन दहाड़े एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में एक आदमी उस ऑटो वाले से बहस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता नजर आया, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा उसने चाकू से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गया। हालांकि इसके बाद वो तुरंत उठकर उस ऑटो वाले को सड़क किनारे ले जाकर उस पर हमले करने लगा। गनीमत ये रही कि वहाँ तुरंत कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उस ऑटो चालक की जान बच गई, लेकिन चाकू से किए गए हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर ईद से ठीक पहले ईरान और इजराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ईरान की जंग की रणनीति साफ होती हुई दिख रही है और आशंका है कि वो इजराइल पर ड्रोन से अटैक करने की तैयारी में है, और ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी सेना को 200 से ज्यादा नए ड्रोन दिए हैं। यानी इजराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए ईरान किसी मिसाइल या बम पर नहीं बल्कि ड्रोन पर दांव लगा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ईरान के हथियारों के जखीरे में ड्रोन भी उतने ही अहम है जितना कि न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम के दम का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सोचिए कि ईरान के ड्रोन कितनी तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन अपना लोहा मनवा ही चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर इतने वार किए कि जंग में रूस का पलड़ा भारी कर दिया। इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और अब ईरान ने अपनी फौज को 200 से ज्यादा ड्रोन सौंपकर जता दिया कि इजराइल से जंग छिड़ने पर उस पर ड्रोन ही सबसे पहले पटेंगे, और वो भी ऐसे ड्रोन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर होंगे। इजराइल और ईरान एक दूसरे से मीलों दूर हैं और ईरान के नए ड्रोन भी लंबी रेंज के हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि वो इजराइल की जासूसी भी कर पाएंगे और उस पर वार भी कर सकेंगे। इस नए ड्रोन में मिसाइलें फिट हो जाएंगी, जिससे ईरान हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोल सकेगा। ड्रोन बनाने में ईरान इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी डरा हुआ है। उसके रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी भी नहीं रोका जा सकेगा, और अभी सबसे बड़ा खतरा इजराइल पर है, जो कि अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ईरान के पड़ोसियों से दोस्ती कर रहा है और सीरिया जैसे ईरान के दोस्तों पर हमला करने में लगा है। ऐसे में ईरान ने भी दिखा दिया कि उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं पड़ा है और उसने अपनी फौज को घातक ड्रोन देकर अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस ड्रोन डिलीवरी की टाइमिंग ईरान ने ईद से ठीक पहले अपनी सेना को ड्रोन दिए। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के हौसले काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसी वजह से उसने इजराइल सरकार को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजराइल की जंग हो सकती है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उन्हें सऊदी अरब पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच नजदीकियां बढ़ने से नेतन्याहू परेशान थे।
क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खाई हुई है, पर उनके दोस्त सऊदी अरब के ईरान से हाथ मिलाते ही खेल बदल गया, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर अपना रुख साफ कर दिया और ये दावा किया गया कि ईरान की सऊदी अरब से नजदीकी होने के बावजूद उनके रिश्ते सऊदी अरब से वैसे ही रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि इजराइल जानता है कि उसके दोस्त कौन है और उनसे उन्हें दोस्ती कैसे निभानी है। मतलब ये कि नेतन्याहू को इस नई दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब भी उन्हीं की तरह आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने वाला देश है। यानी जिस तरह इजराइल फिलिस्तीन में मौजूद चरमपंथी संगठनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वैसे ही सऊदी अरब भी आतंकियों को नहीं बख्शने वाला। नेतन्याहू ने दावा किया कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहुत छोटे मकसद के लिए बने हैं, जबकि इजराइल और सऊदी अरब का रिश्ता इसके मुकाबले काफी मजबूत है। नेतन्याहू का मानना है कि सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पश्चिम एशिया में यमन को कुचलने के लिए किया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती की बात सामने आई थी तो नेतन्याहू इस पर नाराज बताए गए थे। उधर कर्नाटक के देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पानी की बूंदों को हटाता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी अपने अंग वस्त्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को साफ करता नजर आया। कर्नाटक के देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो था, लेकिन भारी बारिश की वजह से रोड शो कैंसिल हो गया। बारिश से सड़क किनारे लगे पीएम के पोस्टर भीग गए। तभी वो आदमी अपने अंगवस्त्र से उसे साफ करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स तो हरे निशान पर रहा, लेकिन निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 0.40 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,624 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 22 अंकों के उछाल के साथ 59,655 पर रहा। उधर रूस और भारत के बीच रक्षा सौदों से जुड़े पेमेंट के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि खबर आई थी कि रूस चाहता है भारत उसे रूबल में पेमेंट करे, जबकि भारत की कोशिश है कि रूस रुपए में भुगतान ले। और इसी बात पर दोनों देशों के बीच पेच फंस गया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस से भारत का आयात बढ़ चुका है, जिसमें रक्षा उपकरणों के अलावा क्रूड ऑयल की भी अच्छी खासी मात्रा शामिल है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले कारोबारी साल में रूस से भारत का आयात 4 गुना बढ़ गया है। और इस मामले में रूस ने इराक को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले भारत को रूस से ज्यादा इराक से क्रूड ऑयल मिलता था। पिछले महीने तो रूस ने भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल दिया था, और इसी वजह से भारत चाहता है कि वो क्रूड ऑयल का भुगतान रुपए में करे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस चाहता है कि उसे रूबल में भुगतान किया जाए। उसने दलील दी कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए का कोई इस्तेमाल नहीं है। और इसी मतभेद के बीच खबर आई रूस और भारत भुगतान के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत कर रहे हैं और दोनों तरफ के अधिकारी माथापच्ची करने में जुट गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रूस भारत से अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा भारत में सुविधाएं स्थापित करने पर खर्च करने के बारे में सोच रहा है, या यूं कहें कि रूस भारत से मिलने वाले पैसों का भारत में ही निवेश करने का प्लान बना रहा है और वो भारत में बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, जिनमें कई रक्षा कंपनियां होंगी और फिर इनमें बना सामान रूस को निर्यात कर दिया जाएगा। और इस काम में भारत की कंपनियां रूस की कंपनियों का साथ देंगी, जिसके बाद उन कंपनियों में बने सामान का रूस में निर्यात किया जाएगा। यानी रूस भारत से भुगतान के तौर पर कोई करेंसी नहीं बल्कि सामान लेगा। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि रूस जानता है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच भारत उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया है, जिसे वो किसी कीमत पर बंद नहीं करना चाहता। और इसीलिए पिछले 3 हफ्तों में कम से कम रूस के 3 प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आए, जिनमें रूस के मंत्री और नेता शामिल थे, जिन्होंने भारत के उद्योगपतियों से मुलाकात की और भारत में ट्रांसपोर्ट, मशीन, केमिकल, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस और बिजनेस इंडस्ट्री लगाने पर बात की। जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्द दोनों देश भुगतान से जुड़े मामलों का कोई हल निकालने वाले हैं। क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत से भुगतान का नया तरीका ढूंढ लिया और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि भारत सरकार रूस की इस योजना को हरी झंडी दिखा दे। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कर्नाटक सरकार के सीबीआई जांच के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ आय से ज्यादा संपत्ति मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 2019 में कर्नाटक सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने दावा किया कि एक पुजारी ने एक सफाई कर्मी की हत्या कर दी और उस सफाई कर्मी पर मूर्ति को तोड़ने का आरोप लगा।
जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने उस सफाई कर्मी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो ने पुतिन की नींद उड़ाते हुए एक बार फिर ताल ठोक दी कि यूक्रेन उसका हिस्सा बनकर रहेगा। यह ऐलान खुद नेटो के महासचिव येंस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन की जमीन से किया। येंस स्टोलनबर्ग जंग छिड़ने के बाद पहली बार यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे पुतिन के सीने में आग लगनी तय है, क्योंकि पुतिन को जिस बात का डर था नेटो ने वही करने के लिए कमर कस ली। नेटो ने कसम खा ली कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाकर रहेगा और ये बात खुद नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने कही, वो भी यूक्रेन की जमीन पर बैठकर। माना जा रहा है कि यूक्रेन पहुंचने के बाद उन्होंने पुतिन को सुनाने के लिए ही यह ऐलान किया, क्योंकि नेटो में जाने की यूक्रेन की जिद की वजह से ही पुतिन ने उस पर हमला बोला था। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन नहीं चाहते थे कि नेटो यूक्रेन के जरिए उनके सिर के ऊपर आकर बैठ जाए और रूस के एक एक शहर उसकी मिसाइलों के खतरे की दहशत से कांपते रहे। और इसी वजह से जैसे ही यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के बारे में सोचा ही था, पुतिन ने वहां धावा बोल दिया। नेटो से पुतिन की दुश्मनी कोई छिपी हुई बात नहीं है, वो अपने करीब के देशों को एक एक कर नेटो का हिस्सा बनते देख रहे हैं। यानी नेटो एक एक कदम बढ़ाकर रूस के बगल में पहुंच गया। हाल ही में फिनलैंड भी नेटो का हिस्सा हो गया। रूस का ये कट्टर दुश्मन नेटो का 31वां सदस्य बन गया, जिसके बाद पुतिन की चिंता और बढ़ गई होगी, क्योंकि इससे रूस की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर खतरा बढ़ गया। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसके नेटो में जाने का ये मतलब है कि नेटो की सेना कभी भी रूस की सीमा तक पहुंच सकती है। इसी बात का डर पुतिन को पहले ही सता रहा था, तभी तो वो यूक्रेन पर हमले के साथ फिनलैंड और स्वीडन को भी धमका रहे थे। बार बार ये चेतावनी दे रहे थे कि दोनों नेटो से दूर रहें, इसी में उनकी भलाई है। लेकिन फिनलैंड ने पुतिन की चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया और वो नेटो में शामिल हो गया। हालांकि स्वीडन को अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर आ गई, क्योंकि यूक्रेन पहुंचे नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने ऐसे संकेत दिए कि आने वाले वक्त में यूक्रेन नेटो का सदस्य जरूर बनेगा। येंस स्टोल्टनबर्ग ने साफ कह दिया कि ऐसा होने से अब रूस भी नहीं रोक सकता, जिसने जंग ही इसलिए छेड़ी थी कि यूक्रेन नेटो के करीब भी ना जाएगा, क्योंकि यूक्रेन भी रूस के साथ एक बड़ी सीमा साझा करता है। यूक्रेन रूस के साथ 2300 किलोमीटर से ज्यादा सीमा साझा करता है, जिसमें करीब 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा है, जबकि करीब 300 किलोमीटर की समुद्री सीमा। यानी यूक्रेन अगर नेटो में चला गया तो रूस पर जमीन के साथ समंदर से भी खतरा बढ़ जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि नेटो महासचिव के ऐलान के बाद पुतिन की बौखलाहट जरूर बढ़ गई होगी। इधर कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटूरस नाम का ये नया वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुनिया भर में इस वेरिएंट के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.16 को आर्कटूरस नाम दिया है, जो ओमिक्रॉन के मुकाबले करीब 1.5 गुनी रफ्तार से फैल रहा है। दुनिया में इस वेरिएंट का पहला मामला इसी साल जनवरी महीने में सामने आया था, लेकिन महज 4 महीने के भीतर ही ये भारत समेत दुनिया के 22 देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसी बीच थाईलैंड के आर्कटूरस वेरिएंट से संक्रमित एक बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे वहां लोगों में दहशत फैल गई। लोगों को एक बार फिर कोरोना के काल बनने का डर सताने लगा, क्योंकि थाईलैंड में एक हफ्ते के भीतर ही कोरोना मरीजों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के मामले में आई इस तेजी की वजह आर्कटूरस वेरिएंट है, जो बच्चों को भी अपने शिकार बना रहा है। इसकी वजह से बच्चों को आंखों में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। लेकिन डराने वाली बात यह भी है कि दुनिया का कोई भी देश आर्कटूरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से लोगों को कोरोना फैलने का खतरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आर्कटूरस से सतर्क रहने की जरूरत है। उधर ईरान में हिजाब पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि वहां अब टीचरों को हिजाब से जुड़े नियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि किसी भी सूरत में कोई बिना हिजाब के ना दिखे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक वहां के टीचरों को हिजाब से जुड़े कानून का पालन करवाने के लिए साफ कह दिया गया, जिसके बाद अब टीचर स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दावा है कि बीते कुछ दिनों में जिन महिलाओं और छात्राओं ने हिजाब पहनने से इनकार किया, उन पर हमले भी किए गए, जिसकी वजह से बवाल और ज्यादा बढ़ गया। ईरान में पिछले साल से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार पीछे नहीं हटी। दावा है कि हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं और छात्राओं पर और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। और ब्रेकिंग न्यूज है, अतीक मर्डर केस पर पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में हो सकता है। कई हफ्तों से पुलिस को छका रहा गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश में है। खबर मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में चोरी के किसी केस में गिरफ्तार होने की कोशिश में है, ताकि वो यूपी आने से बच सके। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम को यूपी आने से डर लग रहा है और उसे लग रहा है कि अगर वो यूपी आया तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या जानकारी इस पर मिल रही है?
देखिए, इस वक्त बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को इनकाउंटर का डर सता रहा है और यही वजह है कि जो उसकी आखिरी लोकेशन है वो उड़ीसा के पुरी में मिली थी, जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य। उसकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल पहुंचे और वहां पर कोई छोटे मोटे केस जैसे चोरी के केस में वो जेल में अंदर चला जाए। जब वो पश्चिम बंगाल के जेल में होगा तो उस दौरान यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसटीएफ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पश्चिम बंगाल से उसे उत्तर प्रदेश में लाने के लिए। तो ये उसका प्लान है, इनकाउंटर का डर सता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन की भी कोशिश है कि पानी के रास्ते, कछार के रास्ते, फिलहाल वो कछार में छिपी हुई है, लेकिन पानी के रास्ते वो भी पश्चिम बंगाल पहुंच जाए। जी शिवानी। और इधर माफिया सरगना अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया और ये पहली बार है जब शाइस्ता परवीन बिना बुर्के के दिखी। हालांकि ये वीडियो 2 साल पुराना बताया गया, जिसमें वो एक शादी समारोह में पहुंची थी। वहीं एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो दूल्हा दुल्हन के पास बैठी दिखी। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल पहले वो एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो करीब 40 दिनों से फरार है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक की कब्र पर तिरंगा डालने वाले कांग्रेस से निकाले गए नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को जेल भेज दिया गया और इसी मामले में उसके खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और पूर्व कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह को 14 दिन जेल में रहना होगा। उसने न केवल अतीक की कब्र पर तिरंगा डाला था बल्कि उसे शहीद का दर्जा देने की भी मांग की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। यही नहीं, इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों पर भी जल्द एक्शन लेने की तैयारी है। इधर बिहार की राजधानी पटना में अतीक के समर्थन में नारे लगे और जुमे की आखिरी नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलकर लोगों ने नारेबाजी की, जो पटना में रेलवे स्टेशन के पास जामा मस्जिद के नजदीक हुई। इस दौरान लोगों ने अतीक को शहीद और अमर बताया। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड में भी अतीक और उसके भाई अशरफ को शहीद बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। उधर अफ्रीकी देश सूडान में जारी भीषण लड़ाई ईद के मौके पर 72 घंटे के लिए थम गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप सीज फायर के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, पैरामिलिट्री ग्रुप और वहां की सेना के बीच सूडान पर राज करने के लिए करीब 1 हफ्ते से भीषण लड़ाई जारी है। राजधानी खर्तूम पर कब्जे की होड़ लगी हुई है। दोनों पक्षों ने खर्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करने का दावा भी किया है, लेकिन वहां हो रही भीषण लड़ाई की कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां अब तक हिंसक झड़पों में करीब 350 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि करीब 20,000 लोग देश छोड़ चुके हैं। हालांकि दावा है कि अब वहां दोनों के बीच 72 घंटे के सीजफायर पर बात बन गई। इधर महाराष्ट्र के पंढरपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग गई, जिसमें नारियल का पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। तेज बारिश के बाद अचानक कड़कड़ाती बिजली की वजह से ऐसा हुआ और पेड़ से पटाखे की तरह चिंगारी उठने लगी, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच ब्रिटेन के अखबार द मिरर ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पुतिन को कैंसर की दवाओं से खतरनाक रिएक्शन हो गया। द मिरर ने रिपोर्ट छापी कि पुतिन ने कैंसर की अपनी दवा बदलकर स्ट्रॉन्ग दवा लेनी शुरू कर दी थी, जिस वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और पुतिन को इतना ज्यादा तनाव हो गया कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। द मिरर ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि मंगलवार की रात को सुरक्षा कर्मियों ने पुतिन के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। जब दरवाजा खटखटाया गया तो पुतिन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद पुतिन की डॉक्टरों को बुलाया गया और कमरे में घुसने का फैसला लिया गया। द मिरर ने बताया कि जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुतिन फर्श पर बैठकर बुरी तरह रो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया कि पुतिन के बदन पर सिर्फ सफेद टी-शर्ट थी। आगे कहा गया कि पुतिन की हालत देखकर डॉक्टरों ने उन्हें इंजेक्शन दिया, तब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उधर रूस की फौज में सैनिकों की कमी की खबर के बीच रूस ने एक एड वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए रूस अपने यहाँ आम लोगों को सेना में शामिल होने के लिए बुला रहा है, ताकि उन्हें यूक्रेन की जंग में झोंककर रूस जीत सके। इस वीडियो में सुपरमार्केट का गार्ड, जिम ट्रेनर और कैब ड्राइवर को दिखाकर कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे गए कि ऐड देखने वाले रूस के हर पुरुष का खून खौल उठे। वीडियो में जिम ट्रेनर को दिखाकर पूछा गया कि क्या यही उसकी इकलौती ताकत है। कैब ड्राइवर को दिखाकर पूछा गया कि क्या वो वाकई यही काम करना चाहता था। मतलब ऐसे सवाल कि रूस के पुरुषों को अपने मौजूदा हालात पर शर्म आने लगे और उनके अंदर देशभक्ति की लौ भड़क उठे। अपनी ऐड के जरिए रूस की सेना ने ये दिखाया कि सुपरमार्केट के गार्ड, जिम के ट्रेनर और कैब के ड्राइवर में भी इतनी ताकत और इतना हौसला है कि वो रूस की हिफाजत करने वाले सैनिक बन सकते हैं। इधर 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा और उसी दिन मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा।
और उसी दिन 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई, जिसमें 100 रुपए के सिक्के की डिजाइन और खासियत के बारे में बताया गया। ये सिक्का चांदी, तांबा, निकिल और जस्ते से मिलकर बनेगा, जिस पर अशोक स्तंभ के साथ नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के पर माइक्रोफोन के साथ हिंदी और अंग्रेजी में मन की बात लिखा होगा, जिसे 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर स्मारक के तौर पर जारी किया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए। लगातार चढ़ते पारे की वजह से शिंदे सरकार ने फैसला लिया और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान समय से पहले कर दिया। जो आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक विदर्भ को छोड़कर बाकी जिलों के सभी स्कूल 21 अप्रैल से 14 जून तक बंद रहेंगे, जबकि विदर्भ इलाके में सभी सरकारी स्कूल 29 जून तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। उधर यूरोप के मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस साल दुनिया रिकॉर्ड भीषण गर्मी का सामना कर सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन दावा है कि साल 2023 और 2024 में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। धरती के वातावरण की निगरानी करने वाली यूरोपियन यूनियन की संस्था कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक ऐसा 3 साल बाद एल नीनियो की वापसी की वजह से हो सकता है। एल नीनियो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों पर पड़ता है। और इस बदलाव की वजह से ही मौसम का चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एल नीनियो का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। और इसी की वजह से साल 2016 को अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन दावा है कि एक बार फिर एल नीनियो की वापसी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन गर्मियों के आखिर तक दुनिया एल नीनियो का असर महसूस कर सकती है, जिसकी वजह से कई देशों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी और लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा देंगे। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विजिलेंस विभाग से 1 हफ्ते का समय मांगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए उन्हें दोबारा बुलाया गया, लेकिन चन्नी ने विजिलेंस विभाग से दस्तावेज पूरे करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वक्त मांगा। इससे पहले 14 अप्रैल को विजिलेंस विभाग ने अपने मोहाली के दफ्तर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चल रहे अमेरिका और फिलीपींस के युद्ध अभ्यास से डरकर चीन ने भी मिलिट्री ड्रिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। चीन की सेना ने कम से कम 5 एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया है, ताकि अमेरिका, फिलीपींस और लगे हाथ ताइवान को भी धमकाया जा सके। चीन इसलिए भड़का पड़ा है क्योंकि उसका दुश्मन अमेरिका ताइवान को पहले ही अपने पाले में किए बैठा है। ऊपर से अब वो फिलीपींस के साथ भी ड्रिल कर रहा है। ताइवान को तो चीन शुरुआत से ही अपना हिस्सा बताता आया है, लेकिन चीन की नई मुसीबत ये है कि फिलीपींस की नई सरकार भी अमेरिका के खेमे में चली गई है और फिलीपींस के उत्तर में ताइवान है और पास में ही चीन भी है। ऐसे में कल को अमेरिका और चीन का युद्ध हुआ तो फिलीपींस अमेरिका की सेना का लॉन्च पैड बन सकता है। और अमेरिका पहले ही फिलीपींस के साथ एक डील कर चुका है, जिसके तहत वो फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए चीन की सांसें अटकी हुई हैं। चीन को चिढ़ इस बात से भी है कि अमेरिका और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में ड्रिल कर रहे हैं। फिलीपींस के पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है और चीन दक्षिण चीन सागर को भी अपनी जागीर समझता है। इस समंदर में अपनी मनमानी से चीन ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। चीन वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार तैनात कर चुका है। फिलीपींस भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से को अपना कहता है, इसलिए उसके और चीन के बीच ठनी पड़ी है। इसी वजह से चीन की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ ताइवान और फिलीपींस दोनों हैं। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड ने रूस के करीबी कलिनिनग्राद सीमा के पास इलेक्ट्रिक बैरियर का निर्माण शुरू कर दिया। पोलैंड की मीडिया के मुताबिक उसने रूस के सख्त तेवर देखने के बाद अपनी सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया और कलिनिनग्राद सीमा के इलेक्ट्रिक बैरियर लगाने शुरू कर दिए। पोलैंड की मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड सीमा पर करीब 3000 कैमरे भी लगाएगा, जिनकी मदद से पोलैंड के पास कलिनिनग्राद में रूस की तरफ से कोई हलचल हो तो उस पर नजर रखी जा सके और वक्त रहते पुतिन की सेना के हमलों का जवाब दिया जा सके। असल में पोलैंड नीटो का सदस्य देश है और पुतिन उसे कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से पोलैंड को ये डर सता रहा है कि कभी भी रूस की सेना उस पर धावा बोल सकती है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए उसने रूस के हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। और इसके लिए हाल ही में रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए पोलैंड ने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी सीमा के पास सैन्य अभ्यास भी किया था, जिससे रूस भड़क गया। इसीलिए पोलैंड को डर सता रहा है कि कहीं रूस के सैनिक घुसपैठ कर उसके इलाके में हमला न कर दें।
पोलैंड नेटो का वो देश है जो लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले ज्यादातर हथियार भी यूक्रेन तक पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रहे हैं। इसीलिए रूस यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी अपना दुश्मन मानता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोलैंड अपनी सीमाओं को और मजबूत करने में लग गया, क्योंकि कलिनिनग्राद की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से जुड़ी हैं और इसी कलिनिनग्राद में रूस के कई परमाणु हथियार तैनात हैं। यही नहीं, कलिनिनग्राद और पोलैंड के बीच 250 किलोमीटर से लंबी सीमा है। ऐसे में दावा किया गया कि पोलैंड की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए वो उस सीमा पर इलेक्ट्रिक बैरियर लगाने में जुट गया। इधर उत्तराखंड के चमोली में जमकर बर्फबारी हुई और लगातार हो रही बर्फबारी से वहां तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की चादर में ढके नजर आए। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सड़क पर एक साथ घूम रहे कई बाघों का वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि उस वीडियो में करीब आधा दर्जन बाघ रास्ते में चहलकदमी करते नजर आए। ये वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूमने पहुंचे एक सैलानी ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में मरीजों पर दवाएं बेअसर होने लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के युद्ध को माना जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से हो रही ताबड़तोड़ बमबारी और घातक हमलों की वजह से वहां कई खतरनाक केमिकल फैल गए, जिसकी वजह से लोगों पर दवाओं का असर ही नहीं हो रहा। ये बात तब पता चली जब रूस के हमलों से यूक्रेन के कई सैनिकों और नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उन्हें दवाएं दी गई तो उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उन लोगों के अंदर खतरनाक केमिकल पहुंच गए, जिसकी वजह से छोटे से छोटा जख्म भी ठीक नहीं हो पा रहा। ये भी दावा किया गया कि बाद में कुछ मरीजों को इलाज के लिए जर्मनी भी भेजा गया, लेकिन उन पर वहाँ भी दवाएं बेअसर रही। इधर कांग्रेस ने खराब पड़ी वीवीपैट मशीनों की मरम्मत का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग से 8 सवाल किए और ये सवाल पार्टी ने मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उठाए। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या खराब वीवीपैट मशीनों का चुनावों में इस्तेमाल हुआ। क्या 2021 में आपको मालूम पड़ा कि ये खराब हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जब वो जीतते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हारते हैं तो वो ठेकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। असल में एक रिपोर्ट में 6,50,000 खराब वीवीपैट की मरम्मत का जिक्र किया गया था और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने ये सवाल उठाए। अच्छा हुआ किनारा कटाव में आ गया, अच्छा हुआ किनारा कटाव में आ गया, दरिया रुका हुआ था बहाव में आ गया। सौभाग्य की एक बात कही राव ने, करवट बदल के सांस ली थी जमीन ने और आसमान यूं ही तनाव में आ गया। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौभाग्य की एक बात का।